हे गाइस, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड केम छो। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने अमेजिंग प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला पर। तो कैसे हो भाई? एक बार फटाफट सभी लोग बता दो क्या हाल चाल है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग नहीं, गुड आफ्टरनून है। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। तो कैसे हैं आप सभी लोग? फटाफट बता दो यार एक बार। हाँ, वैसे तो मेरी क्लास भैया होती है शाम को, लेकिन आज मुझे कहीं जाना था, तो मैंने सोचा थोड़ा सा क्लास आप लोग का पहले करवा लेते हैं। है, बताओ यार, क्या मैं आपको दिखाई और सुनाई पड़ रहा हूं? फटाफट सभी लोग बता दीजिए एक बार। क्या मैं आपको दिखाई और सुनाई पड़ रहा हूं? हैं? ये लो, सिस्टम ही हैंग हो जा रहा है आज। काहे सिस्टम हैंग हो रहा है? हाँ, कैसे चलेगा रे बाबा? एंड्रॉइड में चले? नहीं। यस। मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों को? बेटा मैं ऑडिबल तो हूं? फटाफट एक बार बता दो सब लोग। मैं ऑडिबल तो हूं सभी को? है? सुनाई पड़ रही है मेरी आवाज? है ना? यस। हेलो, हेलो, हेलो। हाँ जी। सुनाई तो पड़ रही है ना मेरी आवाज? एक बार बता दो सब लोग। अच्छा, वॉइस क्लियर है। ओके, 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 ग्रेट। ठीक है भाई, तो हम लोग अपने आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। आज के लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जो सेकंड पार्ट था, सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्शन, उसके बारे में बेटा बात करेंगे। कल के लेक्चर में मैंने आपको क्या बताया था, एक बार मैं आपको फटाफट से हल्का सा एक रिवीजन पहले दे दूं, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा क्लैरिटी से चीजों को समझ में आपको आए, है ना? आपको चीजें एकदम क्लियर समझ में आए, इसलिए हल्का सा मैं एक रिवीजन आपको दे रहा हूं। ठीक? यस। चलिए, तो शुरू करते हैं अपने आज के डिस्कशन को। खैर चलो, लाइव चैट में खुला छोड़ दे रहा हूं। अब समझिएगा बात को ध्यान से। अगर किसी भी कॉइल से रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स लगातार चेंज हो रहा है, तो उस कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। अगर वो सर्किट क्लोज्ड है तो वहां पर इंड्यूस्ड करंट भी आएगा, और अगर सर्किट क्लोज्ड नहीं है तो इंड्यूस्ड करंट नहीं आएगा। इस बारे में किसने बताया था? फैराडे साहब ने। इसी को फैराडे का पहला लॉ कहा जाता है। फैराडे का दूसरा नियम होता है जिसमें उसने इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू बताई कि भैया इंड्यूस्ड ईएमएफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के बराबर है। यानी मैग्नेटिक फ्लक्स में कितना चेंज हो रहा है डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल कर दोगे, तो ये हमारा जो है बन जाएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ। राइट? फिर उसके बाद उसने ये बताया कि भाई अगर करंट की वैल्यू आपको निकालनी है, तो करंट होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो इसमें आप रेजिस्टेंस का केवल डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा वैल्यू बन जाने वाला है इंड्यूस्ड करंट का। इसके बाद एक साइंटिस्ट आए, लेंज साहब। ये सारी बात फैराडे ने बताई। इसके बाद एक साइंटिस्ट आए, लेंज साहब। उन्होंने ये कहा कि भाई इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन कुछ ऐसा होता है जो उसको प्रोड्यूस करने वाले कॉज का अपोज करता है। यानी उन्होंने ये बताया कि ये जो इंड्यूस्ड करंट होता है वो नमक हराम टाइप का है, वो हमेशा प्रोसेस का अपोज करेगा। राइट? यानी कि अगर ये फ्लक्स बेटा बढ़ रहा होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ उसको घटाने की कोशिश करेगा, अगर ये घट रहा होगा तो ये उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा। ओवरऑल इस फॉर्मूले में एक माइनस का साइन यहां पर उसने लगा दिया। लेंज साहब ने फॉर्मूले में सिर्फ और सिर्फ एक माइनस लगाने का काम किया है। यहां तक की बात अगर आपको चकाचक रिवाइज हो गई है तो जल्दी से सभी लोग एक बार हार्ड स्पैम कर दो। यहां तक की बात अगर क्लियर है तो, इतनी अगर एक फंडामेंटल आपका क्लियर है तो जल्दी से सभी लोग एक बार बता दो। चलो। हाँ, तो भाई अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, और अगर सर्किट क्लोज्ड है तो इंड्यूस्ड करंट आएगा, अदरवाइज इंड्यूस्ड करंट नहीं आएगा। ठीक है? यहां तक की बात फैराडे ने बताई थी। फिर लेंज साहब आए जिन्होंने फॉर्मूले में एक माइनस लगाने का काम किया। उन्होंने ये बताया कि भाई इंड्यूस्ड करंट का जो डायरेक्शन है वो फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से निकालो। फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल में क्या करेंगे, ये जो पहला फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाएगा, ये जो थंब है वो मोशन ऑफ कंडक्टर दिखाएगा, तब ये जो मिडिल फिंगर होता है वो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट को रिप्रेजेंट करता है। इसके बारे में बात जो है इन्होंने बताई थी। ठीक है? अब आ जाइए हम लोग अपने आगे के प्रोसेस के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन। तो सर, सबसे पहला प्रोसेस है सेल्फ इंडक्शन। क्या होता है?
बहुत ध्यान से सभी लोग इस बात को समझिएगा, सेल्फ इंडक्शन का मतलब क्या है। सेल्फ का मतलब खुद से, यानी ये ऐसा इंडक्शन है जो एक ही कॉइल में खुद से हो रहा है। जैसे अगर मान लो ये एक कॉइल है, ये एक कॉइल है और इस कॉइल में हम लोगों ने कोई एक सेल या बैटरी यहां पर जोड़ दिया है। इस बैटरी के साथ एक वेरिएबल रेजिस्टेंस जिसको रियोस्टेट भी कहा जाता है, एक रियोस्टेट हमने यहां पर जोड़ रखा है, ये प्लस है माइनस है। अब जैसे ही आप इसको सर्किट को कनेक्ट करोगे तुरंत यहां से करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। बिफोर कनेक्टिंग द सर्किट, एक चीज आप मेरे को बताओ, बिफोर कनेक्टिंग करंट की वैल्यू कितनी थी बेटा? 0। अगर इस कॉइल में 0 करंट जा रहा था तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी कितनी रही होगी? 0। और उसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स भी कितना रहा होगा? 0 के बराबर। ये सीन है जब हमने बैटरी को कनेक्ट नहीं किया था तब। लेकिन जैसे ही हमने बैटरी कनेक्ट करके स्विच को ऑन किया, स्विच ऑन करते ही तुरंत कुछ करंट आया, उस करंट की वजह से तुरंत कुछ मैग्नेटिक फील्ड आई, उसकी वजह से तुरंत कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स भी आ गया। यानी कि जो फ्लक्स 0 था वो अचानक से बढ़ गया। अगर फ्लक्स बढ़ गया या फ्लक्स घट गया, यानी अगर फ्लक्स में कुछ भी चेंज आ गया है तो बोलो तुरंत यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा और यहां पर एक इंड्यूस्ड करंट आएगा जो कि प्रोसेस का अपोज करेगा। प्रोसेस क्या है? सिंपल करंट का फ्लो होना। ये करंट फ्लो हुआ, उसी की वजह से तो सारा खेल हुआ है। यानी कि अब जो इंड्यूस्ड करंट यहां पर आएगा वो अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, वो ओरिजिनल वाले इस करंट का अपोज कर रहा होगा। यानी कि जैसे ही आप स्विच ऑन करते हैं एक इंड्यूस्ड करंट आता है जो ओरिजिनल इस वाले करंट का अपोज करता है। तो यहां पर सारा का सारा खेल क्या है? ये जो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स हुआ वो किसकी वजह से हुआ बेटा? करंट की वजह से हुआ। जितना ज्यादा करंट यहां पर फ्लो कराओगे, बोलो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज भी उतना ही ज्यादा होगा, क्योंकि करंट से मैग्नेटिक फील्ड आएगा, मैग्नेटिक फील्ड से मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा। यानी यहां पर सारे के सारा ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स में जो चेंज हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है? दैट इज ड्यू टू द करंट। इज दैट क्लियर? है ना? इज दैट क्लियर? तरुण कह रहे हैं सर आज कैसे इतना जल्दी? यार थोड़ा सा रात में शाम को मुझे कुछ काम था, आज अर्जेंट काम था। मेरा एक दोस्त है, बचपन का दोस्त है। नॉर्मली कोई नॉर्मल दोस्त होता तो मैं ऐसे एफर्ट्स ना देता। मेरा एक बचपन का दोस्त है, मेरे 2 ही 3 खास दोस्त हैं, उनमें से एक दोस्त है और वो अभी आईएएस भी बन गया है। अभी 1-1.5 साल पहले वो आईएएस भी बन गया है। आज उसका तिलक है, तो उसमें यार मुझे जाना था और वो भी कानपुर से दूर है, बांदा में। तो बांदा मुझे जाना था, तो अब शाम का ही ऑब्वियस है 5 बजे का फंक्शन है वहां पर। तो मैंने ये रिक्वेस्ट किया था कि भाई क्लास मेरी 1 बजे हो जाए। 1 बजे नहीं हो पाई तो हमने कहा चलो 1:10 पे कर दो। उस पर नहीं हो पाया तो हमने कहा 1:15 पे कर दो, ठीक है, ताकि मैं आप लोगों की क्लास को कंटिन्यू कर लूं, क्लास भी ना छूटे और हमारा वो जो फंक्शन में जाना है वो फंक्शन भी पूरा हो जाए। ये साफ सीधी बात है ना? ये सच्चाई वाली बात है जो मैंने आपको साफ साफ सच सच बता दिया है। इस वजह से मैंने क्लास को थोड़ा पहले करा लिया, राइट? खैर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पढ़ाना वही था जो रात में पढ़ाते शाम को, वही अभी पढ़ा रहे हैं, है ना? सो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स जो है बेटा वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसी प्रोपोर्शनलिटी को अगर मैं हटा दूंगा तो यहां पर एक कांस्टेंट आएगा, उसी कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं एल। इसी एल को बोला जाता है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। इट इज कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। ये सेल्फ इंडक्शन का कोफिशिएंट कहलाता है। तो यहां पर बेटा एक फॉर्मूला आ जाता है कि डेल्टा फाई इज इक्वल टू एल आई। इसी में अगर कॉइल के एन नंबर ऑफ टर्न्स को कंसीडर कर लो, फॉर एन टर्न्स, कॉइल में अगर आप एन टर्न्स को कंसीडर कर लो तो यही फॉर्मूला बन जाएगा एन फाई बराबर एल आई। एन फाई बराबर एल आई, राइट? एन फाई बराबर एल आई। इसी एल को बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस या इसी को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, राइट है क्या? कृष्णा कह रहे हैं सर कल मेरी शादी है। वाह बेटे, हैं? वाह वाह वाह, हैं? बहुत बढ़िया। चलिए खैर आई होप आपको इतनी बात मेरी जो है एकदम क्लियर समझ में आ गई होगी। तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। ये सेल्फ इंडक्शन का फेनोमेना होता है कि जैसे ही इस कॉइल में करंट फ्लो होना शुरू होता है तुरंत मैग्नेटिक फील्ड आती है, तुरंत मैग्नेटिक फ्लक्स आता है। उस फ्लक्स के आने की वजह से, है ना, यहां पर इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, इंड्यूस्ड करंट आएगा और वो इंड्यूस्ड करंट ओरिजिनल वाले करंट का बेटा अपोज कर रहा होगा। ये वाला सीन यहां पर होता है। चलिए अब हम लोग इस पे थोड़ा सा और
डेप्थ में आते हैं। क्या है सर, देखो यहां पर मैंने वही चीज बताई कि एन फाई जो है वो एल आई के बराबर होता है। अब इसमें भी अगर कोई बोले कि नहीं यार मेरे को इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू बता दो, तो बेटा इंड्यूस्ड ईएमएफ आप पढ़ चुके हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है माइनस का डी फाई ओवर डी टी के बराबर। अब फ्लक्स की वैल्यू बस यहां डाल दो, सो इट विल बिकम माइनस का डी बाई डी टी ऑफ फाई बराबर एल आई हो गया हमारा, है ना। तो यही बन जाएगा माइनस का एल डी आई अपॉन डी टी, यानी कि करंट में ये जो चेंज हो रहा है इस करंट की वजह से ही यहां पर इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है, और उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू है माइनस का एल डी आई अपॉन डी टी, माइनस का एल डी आई अपॉन डी टी। ये फॉर्मूला हो जाएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला। अब देखो यही फॉर्मूला मैंने यहां पर आपको लिख के बताया है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ माइनस का एल डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी के बराबर है। क्योंकि ये फॉर्मूला था फाई बराबर एल आई, तो अगर कभी भी बोले फाई और आई के बीच का ग्राफ बनाओ तो ये ग्राफ एक सिंपल स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, और इस ग्राफ के स्लोप की बात अगर कोई करे तो इसका स्लोप हो जाएगा एन फाई डिवाइडेड बाई आई, यही एल होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। तो इस ग्राफ का स्लोप सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में आपको बताने वाला है, राइट। अब इतने पर बेस्ड क्वेश्चन देखो हमसे पूछा गया एआईपीएमटी, यानी जिसको आप नीट मान सकते हैं, तो नीट जैसे एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया। क्या पूछा गया, पढ़िए जरा क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है अ लॉन्ग सोलेनॉइड हैज 500 टर्न्स, एक बड़ा सा सोलेनॉइड है जिसमें टोटल 500 नंबर ऑफ टर्न्स हैं। व्हेन अ करंट ऑफ 2 एम्पियर पासेस थ्रू इट, करंट जब 2 एम्पियर का पास होता है, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द ईच टर्न, मैग्नेटिक फ्लक्स की जो वैल्यू है हर एक टर्न में वो 4 इंटू 10 की पावर -3 वेबर के बराबर है। हमसे कह रहे हैं सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड बता दीजिए। अब देखो सीधे सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। क्या है फॉर्मूला, एन फाई बराबर एल आई। 4 चीजें हैं फॉर्मूले में, 4 में से 3 चीज उसने हमें दे रखी है, एक चीज मिसिंग है, बस सारी वैल्यूज डालना है, सिंप्लीफाई करना है, और इन 4 में से कोई एक ऑप्शन हमारा सही होगा। अब देखो 45 सेकेंड्स में दे रहा हूं, 45 सेकेंड्स में ये मतलब ऐसा क्वेश्चन है जिसमें गलत होने का कुछ है नहीं। एन भी दिया है, फाई भी दिया है, आई भी दिया है, सिर्फ आपको एल निकालना है, तो इसमें गलत होने जैसा कुछ भी नहीं है। तो किसी भी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए, सोच समझ के बेटा आंसर करो, कैलकुलेट करके आंसर करो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ना। वैल्यूज केवल डालनी है यहां पे। एक लाइन का केवल क्वेश्चन था, ये 1000 बना, 1000 ने 10 की पावर -3 को कैंसिल कर दिया, तो हमारा आंसर सीधे सीधे 1 हेनरी के बराबर आ गया। इस ऐसे क्वेश्चन में तो केवल 10 सेकंड का टाइम हमें देना चाहिए था, है ना, लेकिन चलो ठीक है, 45 सेकंड्स मैंने आपको दिए हैं। आइए देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन को सही कर पाए हैं। दिस इज वन ऑफ द वेरी इजीएस्ट क्वेश्चन, बट ऐसे क्वेश्चंस भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो यहां पर 74% बच्चों ने सही किया है। आदित्य अग्रवाल ने सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर दिया था। कुछ बच्चों ने गलत कर दिया। भाई सोचो क्यों गलत कर रहे हो यार, इतना आसान क्वेश्चन है। अब यहां पर एक कंसेप्ट आया कि अगर मैं सेल्फ इंडक्शन निकालूं किसी भी बड़े से सोलेनॉइड के लिए तो क्या होगा। तो बेटा किसी भी सोलेनॉइड के लिए सेल्फ इंडक्शन का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट इंटू म्यू आर एन स्क्वायर ए इंटू एल, या यही फॉर्मूला हम लिख सकते हैं म्यू आर टाइम्स म्यू नॉट एन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई, है ना, डिवाइडेड बाई एल। ऐसा नहीं, ये एन होगा यहां पर कैपिटल वाला, हाँ, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई एल। ये फॉर्मूला भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। यानी कि अगर कोई भी एक बहुत बड़ा सा सोलेनॉइड है तो उस बड़े से सोलेनॉइड का जो सेल्फ इंडक्टेंस होता है वो ध्यान से देखिएगा, वो नंबर ऑफ टर्न्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। Self inductance is directly proportional to square of number of turns. It is directly proportional to cross sectional area. It is inversely proportional to length. As well as ये जो mu r है, it is relative permeability of the soft iron.
अगर आपने उस सोलेनॉइड के अंदर सॉफ्ट आयरन भी इंसर्ट कर दिया है तो वो म्यू आर को भी लेंगे, अगर सॉफ्ट आयरन इंसर्ट नहीं किया है तो हम म्यू आर की बात वहां पर नहीं करेंगे। तो ये एक सीधा सीधा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है, कि अगर कोई भी एक बड़ा सा सोलेनॉइड हो, ऐसा सोलेनॉइड हो, एक बहुत बड़ा सा सोलेनॉइड हो, तो इस सोलेनॉइड में जैसे ही तुम इधर से कुछ भी करंट भेजोगे, वो करंट के जाने से मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा, तो वो फ्लक्स यहां पर क्या करेगा, एक इंड्यूस्ड करंट पैदा करेगा, और इंड्यूस्ड करंट इस ओरिजिनल वाले करंट का क्या करेगा, अपोज करने का काम करेगा, राइट। वो उसका अपोज कर रहा होगा, तो वहां से आप जो है सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू को निकालते हैं, फॉर्मूला वही लगाते हैं, एन फाई बराबर एल आई, बस फाई की जगह उसकी वैल्यू डालेंगे कि भैया मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाई एरिया होता है ना। तो एन मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड की वजह से कितनी होती है, म्यू नॉट एन आई के बराबर, राइट। एरिया ए था, दैट इज इक्वल टू एल आई, करंट से करंट कट गया, बस एल की वैल्यू आपको दिख रही होगी, म्यू नॉट स्मॉल एन कैपिटल एन इनटू ए। अब बात आई सर ये स्मॉल एन क्या होता है, स्मॉल एन का मतलब है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी स्मॉल एन की जगह अगर आप लिखेंगे तो कैपिटल एन बाई एल लिखा जा सकता है, तो एक कैपिटल एन यहां है, एक यहां है, तो स्क्वायर हो जाएगा। तो बेटा ये उसका फॉर्मूला डेरिवेशन है, ये इसके फॉर्मूले का डेरिवेशन है। अब इसी में अगर हम बोल दें कि नहीं मैंने सॉफ्ट आयरन कोर भी इंसर्ट कर रखा था, तो आप म्यू आर का मल्टीप्लाई और कर दोगे, तो फॉर्मूला कुछ ऐसा बन जाएगा। कितने बच्चों को ये डेरिवेशन एकदम अच्छे से समझ में आ गया है, फॉर्मूला समझ में आ गया है, जल्दी से एक बार सभी लोग बता दीजिए, फटाफट बता दो, चलो फटाफट सभी लोग बता दो। हाँ जी बताओ। क्लियर है, सिंपल सी चीज है ना। अब आइए आगे बढ़ते हैं और अगले टॉपिक की तरफ आते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे कह रहा है व्हेन द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलेनॉइड आर डबल्ड, अगर नंबर ऑफ टर्न्स को डबल कर दें विदाउट एनी चेंज इन द लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड, इट्स सेल्फ इंडक्शन बिकम। बेटा सेल्फ इंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स था, अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स को डबल करोगे तो ये सेल्फ इंडक्शन जो है वो 4 गुना हो जाएगा, सो इट विल बिकम 4 टाइम्स, है ना। अगर आपने इसको डबल किया तो 2n का स्क्वायर होगा और 2 का स्क्वायर 4 होता है, सो इट विल बिकम 4 टाइम्स। क्लियर है, क्लियर है ना। हाँ ओके ग्रेट। दीपक भाई वैसे बात सही कह रहे हो, वो भी पॉइंट अपनी जगह पर सही है। स्मॉल एन जो होता है एक्चुअलिटी में वो कांस्टेंट होता है, स्मॉल एन जो होता है एक्चुअलिटी में वो कांस्टेंट होता है, और स्मॉल एन का खुद का मतलब है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो ये वैल्यू पूरी अपने आप ही कांस्टेंट होती है। नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओगे तो लेंथ अपने आप बढ़ेगा, तो एन बाई एल का ये जो रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो दीपक तुम्हारी बात अपनी जगह पर सही है। फिलहाल आते हैं हम लोग म्यूचुअल इंडक्शन के ऊपर कि सर ये म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, तो ध्यान से सभी लोग समझिएगा। अगर मैं एक कॉइल ऐसा ले लूं ये, और इस वाले कॉइल में हम सेल या बैटरी जोड़ें, और इसी वाले में हम ऐसे रियोस्टेट भी जोड़ दें। रियोस्टेट का काम क्या है, वेरिएबल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना, अगर रेजिस्टेंस चेंज होगा तो यहां पर फ्लो होने वाला जो करंट होगा वो करंट भी इसमें चेंज हो रहा होगा। इस वाले कॉइल को प्राइमरी कॉइल बोलो, और इसी के जस्ट बगल में एक दूसरा कॉइल भी लगा दो जिसको सेकेंडरी कॉइल बोलो। इस सेकेंडरी वाले कॉइल में सिर्फ एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करो ताकि ये पता चले कि इसमें कुछ करंट आया या नहीं आया। तो पता यह चलता है कि जैसे ही स्विच ऑन करेंगे, जैसे ही इधर करंट आएगा कुछ करंट इसमें भी आ जाएगा, और जैसे ही स्विच ऑफ करोगे और इसका करंट गायब होगा तो फिर से यहां कुछ करंट आ जाएगा। कहने का मतलब जब इसमें करंट फ्लो होता है तो इसमें भी इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है, इंड्यूस्ड करंट आता है, और जब इसका करंट बंद हो जाता है तब भी इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट आता है। यानी कि जैसे ही इसमें करंट फ्लो कराओगे इधर मैग्नेटिक फील्ड आएगी, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे भी पास हो जाती होंगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो पैटर्न है वो ऐसा होता है, यहां से घूमेगा तो ऐसे घूमते हुए वापस आएगा। क्लोज लूप बनाती है ना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो ऐसे घूमते हुए आएगी, ऐसे यहां से निकलेगी, ऐसे घूमते हुए ऐसे आएगी, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूसरे वाले लूप से पास हो रही होंगी। यानी इस बार सारा का सारा खेल क्या है, सारा खेल यह है कि प्राइमरी में करंट फ्लो करा रहे हैं और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करा रहे हैं हम लोग सेकेंडरी में। यानी कि यहां पे मैं कह सकता हूं चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग इन द प्राइमरी कॉइल। ये इसका मेन गेम है।
सेकेंडरी वाले कॉइल में जो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? वो प्राइमरी वाले कॉइल के करंट की वजह से हो रहा है। अब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो यहां पर एक कांस्टेंट आता है, वो कांस्टेंट m होता है। इसी m को हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन का कोफिशिएंट। क्लियर है? ध्यान से समझ लो भाई, सब लोग एकदम ध्यान से समझ लो। सीधी सी बात है, चेंज इन द फ्लक्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग इन द प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल में जितना ज्यादा करंट बेटा यहां पर आप फ्लो कराओगे, इसकी वजह से इधर मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज्यादा आएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स भी उतना ही ज्यादा यहां पर आएगा। ये कहने का सेंस है। तो यहां पर सारा खेल प्राइमरी के करंट की वजह से हो रहा है। अब यहां पर भी अगर कोई बोले कि यार मेरे को इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू बता दो, सेकेंडरी में कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, तो सेकेंडरी में इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला वही है माइनस का डी फाई अपॉन डी टी। फ्लक्स की वैल्यू डालेंगे तो ये बनेगा माइनस का एम डी आई पी अपॉन डी टी। तो दोनों के दोनों प्रोसेस यार बिल्कुल एक जैसे प्रोसेस हैं, इन दोनों प्रोसेस में कोई खास डिफरेंस नहीं है। बस सेल्फ इंडक्शन में एक ही कॉइल होता है, उसी कॉइल में जब करंट फ्लो कराते हैं तो इंड्यूस्ड ईएमएफ वहां पर अपोज कर रहा होता है। बट यहां म्यूचुअल में क्या होता है, दो कॉइल्स हो जाएंगी। प्राइमरी वाले में करंट फ्लो कराएंगे, उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो सेकेंडरी वाले का चेंज होगा। प्राइमरी में करंट चेंज करोगे तो सेकेंडरी का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। दिस फेनोमेना इज नोन एज म्यूचुअल इंडक्शन। और मैं आपको बताऊं, ट्रांसफार्मर जो होता है वो म्यूचुअल इंडक्शन के फेनोमेना पर ही बेस्ड होता है। राइट है? क्लियर है? ध्यान से देख लो भाई, फॉर्मूले को ध्यान से देखो, केवल दो फॉर्मूला, एक फॉर्मूला ये, एक फॉर्मूला ये। राइट? तो देखो वही वाला फॉर्मूला यहां पे इन्होंने लिख दिया है कि E बराबर माइनस का m डेल्टा आई पी अपॉन डेल्टा टी। अब ये 2 और 1 वाला से अच्छा है अगर आप साफ साफ लिखो कि भैया ये प्राइमरी की बात है और ये सेकेंडरी का ईएमएफ है ना, तो वो थोड़ा सा क्लियर रहता है बच्चों को। और सेल्फ इंडक्शन हो या म्यूचुअल इंडक्शन हो, उसका यूनिट हेनरी होता है। एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पहली कॉइल की वजह से दूसरे में जो इंडक्शन हुआ या दूसरे की वजह से पहले में जो इंडक्शन हुआ वो सेम होता है। म्यूचुअल इंडक्शन चाहे इसकी वजह से इसमें निकालो, जैसे इसको प्राइमरी माना मैंने, इसमें करंट आया, अगर मैं इसको प्राइमरी बना दूं तो इसमें इंड्यूस्ड करंट आएगा, तो भी म्यूचुअल इंडक्शन की जो वैल्यू है बेटा वो सेम होगी। तो M12 की वैल्यू M21 के बराबर होती है। यानी इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कौन से कॉइल में आप करंट फ्लो करा रहे हो और कौन सी कॉइल में इंडक्शन हो रहा है, इस पर यह फर्क नहीं पड़ता है। तो ये दोनों चीज आपस में बराबर होती है। इसको हम लोग बोलते हैं रेसिप्रोसिटी थ्योरम ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। रेसिप्रोकल थ्योरम भी कह सकते हो आप लोग म्यूचुअल इंडक्शन का। फिलहाल अगला एक क्वेश्चन यहां पर क्या है हमारा, क्वेश्चन पढ़िएगा। कह रहा है विद द डिक्रीज ऑफ करंट इन द प्राइमरी कॉइल फ्रॉम 2 एम्पियर टू 0। करंट में जो चेंज है वो 2 एम्पियर से 0 हो गया इन 0.01 सेकेंड। कह रहा था ईएमएफ जनरेटेड इन द सेकेंडरी कॉइल इज दिस, म्यूचुअल इंडक्शन बता दो। भैया सेकेंडरी वाले कॉइल में जो ईएमएफ आता है वो माइनस का m डेल्टा आईपी अपॉन डेल्टा टी, ये फॉर्मूला होता है बेटा, है ना। ईएमएफ कितना आया था, 1000 वोल्ट के बराबर, है ना। म्यूचुअल इंडक्शन पूछ रहा है, डेल्टा आईपी कितना हुआ, चेंज इन करंट दैट इज 0-2 बाय फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, टाइम इंटरवल 0.01 के बराबर है। तो यहां से म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो 1000 इज इक्वल टू माइनस एम टाइम्स, ये -1 बनेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इसका मतलब हो गया 100 ऊपर आ जाएगा, तो 2 जीरो उड़ा देगा। यहां पर म्यूचुअल इंडक्शन की वैल्यू 10 हेनरी आनी चाहिए। 10 हेनरी वाला ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन हो जाना चाहिए। तो देख लो, सिंपल सा क्वेश्चन है। EMF ऑफ द सेकेंडरी कॉइल इज इक्वल टू m टाइम्स डेल्टा आईपी अपॉन डेल्टा टी होता है। तो सीधे सीधे बेटा फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन हम लोगों ने यहां पर लगाया है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? जल्दी से हार्ट स्पैम करो, लाइव चैट में SSOP लिखो अगर इतनी बात एकदम चकाचक क्लियर है तो। हाँ सर, म्यूचुअल इंडक्शन इज सेम एज सेल्फ इंडक्शन? नहीं, एग्जैक्टली सेम तो नहीं है, सीधी सी बात है। सेल्फ इंडक्शन में एक ही कॉइल होता है, म्यूचुअल में 2 होता है। सेल्फ इंडक्शन में जो हो रहा है वो एक ही में हो रहा है, म्यूचुअल में क्या है, प्राइमरी में चेंज करते हैं, उसका इफेक्ट सेकेंडरी में आता है। तो डिफरेंस तो है यार, है ना, डिफरेंस तो है। कह रहे सर 5 हेनरी आएगा। अच्छा एक मिनट, वोल्टेज हमारे पास बेटा सेकेंडरी का 1000 दे रहा है, m टाइम्स डेल्टा आईपी। ओ हो ना 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 ना,
भैया ये 0 - 2 करेंगे तो -2 आएगा ना, मैंने उसको 1 लिख दिया था, तो ये वैल्यू 5 हेनरी आएगी। सही कह रहे हो, 5 हेनरी आएगी बेटा, सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, 5 हेनरी आएगा। आप सभी लोग सही कह रहे हैं। क्लियर है, राइट है। अच्छा हुआ मैंने लाइव चैट ओपन कर दिया था भाई, है? हाँ, सिंपल है, सिंपल है, आसान है। ये 2 है, इस 2 से डिवाइड करोगे तो ये 5 आ जाएगा, सो दैट इज राइट, है ना? यस, ठीक है, सही है, अब सही है ना? अब तो क्लियर है ना? सिंपल चीज है। चलिए अब आते हैं म्यूचुअल इंडक्शन की बात करते हैं। म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब यहां पर क्या था, देखो, अगर एक कॉइल है जिसका सेल्फ इंडक्टेंस L1 है, दूसरा कॉइल है जिसका सेल्फ इंडक्टेंस L2 के बराबर है, और अगर प्राइमरी का सारा फ्लक्स सेकेंडरी से पास हो रहा हो, तो ऐसे में म्यूचुअल इंडक्शन का फॉर्मूला होता है √L1L2। अगर प्राइमरी का सारा फ्लक्स सेकेंडरी से पास हो रहा हो तो म्यूचुअल इंडक्शन का फॉर्मूला होता है √L1L2। अदरवाइज अगर सारा फ्लक्स पास नहीं हो रहा है तो फॉर्मूला होगा M बराबर K टाइम्स √L1L2। इसी K को हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्स लिंकेज बिटवीन द कॉइल्स। ये K हमें बताएगा, इसको हम लोग कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। ये बताता है कि भैया प्राइमरी का कितना फ्लक्स सेकेंडरी से पास हो रहा है। जनरली ये जो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, ये जो के होता है, इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है इन रियल टर्म्स। अगर के की वैल्यू 0 हो जाए इसका मतलब इम्परफेक्ट कपलिंग है, यानी कि प्राइमरी का बिल्कुल भी फ्लक्स सेकेंडरी से पास नहीं हो रहा। लेकिन अगर के की वैल्यू 1 हो जाए तो इसको हम लोग कहते हैं कि ये परफेक्ट कपलिंग है। इसका मतलब प्राइमरी का सारा फ्लक्स सेकेंडरी से पास हो रहा है। बट रियलिटी में ऐसा नहीं हो पाता है, वो आपको भी पता है कि प्राइमरी का सारा फ्लक्स सेकेंडरी से पास हो जाए ये एक आइडियल कंडीशन है। ऐसा रियल केसेस में बेटा पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस की जो वैल्यू है वो √L1L2 के बराबर है। L1 का मतलब सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द फर्स्ट कॉइल, L2 का मतलब है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सेकंड कॉइल, राइट। और K की जो वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में होती है किसी भी रियल केस में। अब इसके बाद बात आई म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड कॉइल। कोई भी अगर मान लो 2 सोलेनॉइड हम लोग ले लें, है ना, तो उसकी वजह से जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है उसकी वैल्यू है μ0 N1 N2, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी। एरिया किसका होता है, सेकेंडरी वाले कॉइल का, और लेंथ किसका होता है, प्राइमरी वाले कॉइल का, है ना। तो एरिया भी किसका होगा, सेकेंडरी वाले का, 2 लिख लो, और लेंथ किसका होगा, प्राइमरी वाले का, उसको L1 यहां पर आप लिख सकते हैं। तो ये हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस निकल करके आता है अगर 2 कोएक्सियल सोलेनॉइड्स ले लिए जाएं तो। जैसे मान लो एक सोलेनॉइड ये है जो कि हमारा प्राइमरी सोलेनॉइड है जिसमें हम करंट भेजने वाले हैं, प्राइमरी करंट हम इसमें भेजेंगे। इस करंट की वजह से इसमें क्या आएगा, म्यूचुअल इंडक्शन होगा, ठीक है। अब यहीं पर एक दूसरा कॉइल भी हमने लगा दिया। ये जो दूसरा वाला कॉइल है वो पहले वाले कॉइल के कोएक्सियल है, दोनों का एक्सिस सेम है। इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा यह हुआ कि प्राइमरी का सारा फ्लक्स लगभग इस बार सेकेंडरी से पास होगा, तो सेकेंडरी वाले में अब म्यूचुअल इंडक्शन होगा। और उस म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला है μ0 NP NS AS बटे LP। ये फॉर्मूला है बेटा, ये फॉर्मूला है। प्राइमरी में करंट चेंज कराओगे उसका इफेक्ट सेकेंडरी में आएगा। इसी प्रोसेस को हम म्यूचुअल इंडक्टेंस के नाम से जानते हैं। फटाफट सभी लोग बता दीजिए, क्या ये मामला एकदम चकाचक क्लियर है? हाँ, क्या ये मामला चकाचक क्लियर है? यस, बताओ। कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग ये बताता है कि प्राइमरी का कितना फ्लक्स सेकेंडरी से पास हो रहा है। अभी मैं इस पर क्वेश्चन आपको कराऊंगा, थोड़ा सा और क्लियर होगा आपको, है ना, थोड़ा सा और क्लैरिटी आएगी आपके अंदर। जैसे कह रहा है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल 1 विद रिस्पेक्ट टू कॉइल 2 increases when they are brought nearer, depends on the current passing through the coil, increases when one of them is rotated, या different from this। तो देखो different तो नहीं होता, ऑब्वियस सी बात है। यहां पर हमसे कह रहा है म्यूचुअल इंडक्टेंस की जो वैल्यू होती है वो कब इंक्रीज करेगी, तो भैया जब दोनों को पास लाओगे। अगर आप प्राइमरी वाले कॉइल के पास सेकेंडरी को लेकर के आओगे तभी तो प्राइमरी का सारा फ्लक्स या मैक्सिमम फ्लक्स सेकेंडरी से पास होगा। सोचो, अगर प्राइमरी कॉइल यहां है, सेकेंडरी कॉइल बहुत दूर है, तो बेटा ऑब्वियस है इसका फ्लक्स इससे कम पास होगा या नहीं पास होगा।
पास में लाओगे तो ज्यादा फ्लक्स पास होगा, ज्यादा फ्लक्स पास होगा तो फ्लक्स में चेंज भी ज्यादा आएगा, तो उसकी वजह से म्यूचुअल इंडक्टेंस की जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगी, म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है वो बढ़ जाएगी। राइट, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही ऑप्शन होना चाहिए। अब ये वाला क्वेश्चन आप ही को बताना है। इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है टू सर्कुलर कॉइल्स कैन बी अरेंज्ड इन एनी ऑफ द थ्री सिचुएशन शोन इन द फिगर, देयर म्यूचुअल इंडक्टेंस विल बी। म्यूचुअल इंडक्टेंस उनका क्या होगा? ये ए ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन है और ये हमारा सी ऑप्शन है। जरा बताओ मुझे देखकर, अगर एक कॉइल ऐसा है दूसरा भी ऐसा है, तब म्यूचुअल जो फ्लक्स होगा, क्या वो प्राइमरी का फ्लक्स सेकेंडरी से ज्यादा पास हो रहा है या इस कंडीशन में ज्यादा पास होगा? मैं आपको हिंट दे सकता हूं, अगर कोई कॉइल ऐसी है तो इस कॉइल से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो ऐसी होती है ना भाई। अगर इस तरफ मान लो नॉर्थ है, इस तरफ मान लो साउथ है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकलती हैं, घूम फिर के साउथ में आती हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं। तो यहां पर देखो, इसकी जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, जरा चेक करो क्या वो सेकेंडरी से पास हो रही है। यहां पे चेक करो, इससे इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसी होंगी, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसी होंगी। अब आप चेक करो क्या पास हो रही है वो, बताओ। मैक्सिमम पहली सिचुएशन में है, दूसरे में है, तीसरे में है, या सब में सेम है? आपको यह बताना है कि क्या प्राइमरी का सारा फ्लक्स सेकेंडरी से पास हो रहा है, पहले में, दूसरे में या तीसरे में। यह हमारा क्वेश्चन है। गलत आंसर दे रहे हैं आप लोग, गलत आंसर आप लोग दे रहे हैं। प्राइमरी, बेटा देखो, अगर मैं इसको प्राइमरी मानूं तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी होंगी, ऐसी होंगी। तो देखो, इसकी जो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो इससे पास हो रही हैं। लेकिन अगर इसकी बात करोगे तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, अब इसमें अगर इससे पास कराना है तो ऐसे पास कराना पड़ेगा ना। लेकिन ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रिएट करेगा वो तो ऐसी क्रिएट करेगा, तो इसकी एक भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इससे पास नहीं हो रही है। सेम चीज यहां है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसी है, इसमें ऐसे ऐसे पास कराना है, कैसे पास होगा? नहीं हो पाएगा। तो सेकंड और थर्ड केस में बहुत कम मैग्नेटिक फ्लक्स पास होगा, जबकि फर्स्ट वाले केस में मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो पास होने वाला है। प्राइमरी का यहां पर मैक्सिमम फ्लक्स सेकेंडरी से पास होगा, इसमें और इस कंडीशन में वो पास नहीं हो पाएगा या बहुत कम पास हो पाएगा। 62% से ज्यादा बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। कह रहे हैं सर पढ़ पढ़ के थक गए हैं, जरा एक गाना बजा दीजिए। है तुम लो बेटा, है चलो एक गाना सुना देते हैं। रोड पे चापे गाड़ी के जब साउंड चले, हरियाणा भिड़ के देखा करे जा गोली कई हो राउंड चले, हरियाणा भिड़ के देखा करे जा गोली कई हो राउंड चले। तो आवा भिड़ के देखा करे जा गोली कई हो राउंड चले। हैं मैं बांधा जा रहा हूं ना, तो उसी वाली वाइब में हूं। हाँ, आप में से जो बच्चे बांधा में हैं वो मिल सकते हैं यार आके, मुझे भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा, है ना। जो बच्चे बांधा के हैं वो जरूर आइएगा। चलो, तो फिलहाल यहां पर मैक्सिमम फ्लक्स जो है वो सिचुएशन ए में पास होने वाला है। राइट, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट 1 में हमसे कह रहा है, इन द फेनोमेना ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन सेल्फ इंडक्शन ऑफ ईच ऑफ द कॉइल परसिस्ट। कह रहा है कि जब म्यूचुअल इंडक्शन होता है तो हर एक कॉइल का सेल्फ इंडक्शन भी हो रहा होता है। तो सही बात है, बिल्कुल सही बात है। फिर कह रहा है सेल्फ इंडक्शन अराइजेस ड्यू टू चेंज इन द करंट इन द कॉइल इटसेल्फ। ये भी बिल्कुल सही बात है। कह रहा है जबकि म्यूचुअल इंडक्शन चेंजेस इन बोथ द इंडिविजुअल कॉइल। तो बिल्कुल करेक्ट है। स्टेटमेंट 1 भी सही है, स्टेटमेंट 2 भी सही है, और जो 2 है वो फर्स्ट का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। यानी कि जब आप म्यूचुअल इंडक्शन की बात करते हो तो दो कॉइल्स होती हैं, तो उन दोनों में अपना अपना सेल्फ इंडक्शन तो हो ही रहा है। इसीलिए तो आपने फॉर्मूला बोला था M बराबर √L1L2, है ना। तो सेल्फ इंडक्शन दोनों में ही, हाँ सेल्फ इंडक्शन दोनों में ही। कह रहे हैं सर मरवाओगे क्या? घर वाले भी सोच रहे होंगे कि ये तो ससुरा कह रहा था हम पढ़ने बैठे हैं, गाना सुन रहा है। जब गाना चले तो बेटा अगल बगल नजर मारा करो, कहीं ऐसा ना हो कहीं से चप्पल उड़ती हुई आ रही हो तुम्हारी तरफ सीधे, है माता जी ने निकाला चप्पल और सीधे फेंक के मारा, एकदम धड़ से तुम्हारे ऊपर आ रहा हो। ऐसा हो सकता है, इट इज क्वाइट पॉसिबल, है ना। यस। हाँ, चलिए
ग्रेट। अच्छा, बांदा से कई बच्चे हैं, चलो ठीक है, अगर आप लोग आ सकते हैं तो आइएगा। फिलहाल एनर्जी स्टोर्ड इन अ कंडक्टर, इंडक्टर। अगर कोई भी ऐसा इंडक्टिंग कॉइल है जिसका अपना इंडक्टेंस L के बराबर है और इसमें I करंट फ्लो करा रहे हो, तो इसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड होती है, और ये जो एनर्जी स्टोर होती है वो उसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड में ही स्टोर हो रही है। ठीक है, तो एनर्जी का फॉर्मूला हाफ LI स्क्वायर होता है। यहीं पर एनर्जी डेंसिटी जो होती है, यानी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसका मतलब है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला है बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट के बराबर। तो टोटल एनर्जी का एक फॉर्मूला ये भी हो सकता है, बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम ऑफ द इंडक्टर, दैट इज एरिया इंटू लेंथ। भाई अगर मैं इसका ये क्रॉस सेक्शनल एरिया में ए मान लूं, इसका लेंथ में एल मान लूं, तो बेटा टोटल वॉल्यूम इसका एल हो जाएगा। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की वैल्यू बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट है। तो वहां से टोटल एनर्जी का एक फॉर्मूला ये भी हो जाएगा। ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू दोनों सेम वैल्यू है बेटा, बोथ आर सेम वैल्यू। सर क्यों सर? क्योंकि एल जो होता है, जरा सोचो एल क्या था, एल वॉज म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बटे एल। जैसे ही एल की ये वाली वैल्यू यहां डालोगे यही आ जाएगा, यही आ जाएगा। जैसे ही आप वैल्यू रखेंगे सेम टू सेम वही बेटा निकल कर आ जाएगा। रहमान डकैत साहब है। हाँ जी। हाँ, अच्छा कह रहे हैं सर जीरो आंसर है। किसका जीरो आंसर है बेटा? हालांकि मैंने कल देखा था वो कोई एक क्वेश्चन के बारे में किसी ने कमेंट किया था कि वो सर मैंने वहां देखा आंसर उसका जीरो है, बट आपने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बताया। बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इज द राइट आंसर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इज द राइट आंसर, है ना। जो मैंने बताया था दैट वाज द राइट आंसर, मैंने उसको क्रॉस चेक भी किया था दोबारा, दैट इज राइट आंसर। ठीक है, हाँ। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में वही पूछ रहा है, मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए इन स्मॉल रीजन ऑफ लेंथ एल। अगर एरिया ए है, लेंथ एल है, तो आपको बताना है टोटल एनर्जी की वैल्यू क्या होती है। अभी मैंने पीछे बताया था टोटल एनर्जी होता है ये, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ये होता है। इसमें अगर आप वॉल्यूम का मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर निकल कर आ जाना चाहिए। फटाफट जरा चूज करो कौन सा आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बताइए, बोलो। हाँ, अरुण भाई। अच्छा, कह रहे सर मैं बॉलीवुड वाली हूं, मुझे भोजपुरी नहीं पसंद है। बॉलीवुड वालों को तो खुद ही भोजपुरी पसंद आता है? पवन सिंह को बुला करके लोग अपने गाने को हिट करा लेते हैं, मूवी को हिट करा लेते हैं। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है ना, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बहुत बड़ा फैन हूं किसी का, बट हाँ कुछ गाने अच्छे लगते हैं। एक्चुअली एक वाइब होता है, कई बार जब मूड चेंज करना हो ना बिल्कुल, तो वहां पर भोजपुरी गाना बड़ा काम में आता है। हम लोग जब छोटे थे तो गाना खूब बजता था, लॉलीपॉप लागेलू, तो बड़ा जो है दिमाग चेंज करने का काम करता था। कि आप मान लो कहीं फ्रस्ट्रेटेड भी है, लेकिन अगर आपने गाना सुन लिया ना लॉलीपॉप लागेलू, तो दिमाग अपने आप थोड़ा सा हंसी मजाक वाले मूड की तरफ मुड़ जाता है। तो भोजपुरी कई बार आपके दिमाग को लाइट करने का काम करता है। ऐसे ही जो है आपका हरियाणवी में भी कई सारे ऐसे सॉन्ग्स हैं, है ना, जो दिमाग को लाइट करने का काम कर देते हैं। हाँ। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो फिलहाल यहां पे बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट इंटू एल, ऐसा ऑप्शन कौन सा है जी? ऐसा ऑप्शन है फोर्थ वाला ऑप्शन। तो फोर्थ वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। 54% लोगों ने सही किया, बाकी गधे बैठे हैं यहां पर, है। अबे आंसर सामने रखा है उसके बाद भी गलत कर रहे हो, है गलत ही, बताओ, है कह रहे सर मुझे तो मजा आता है। हाँ, अच्छा दीपक भाई तुम मुझे मैसेज डाल देना, तुम्हें किस क्वेश्चन में डाउट है, तुम मुझे एक मैसेज डाल देना इंस्टा पर, मैं वहां पर आपको रिप्लाई कर दूंगा, परेशान मत हो। ठीक है, देखो कई बार आप कोई चीज जब पढ़ते हैं तो आपको कंफ्यूजन होता है किसी चीज में, फिर आपको लगता है यार ये नहीं ये सही होना चाहिए, तो ठीक है उसका डिस्कशन बनता है, आप मेरे को मैसेज करना, आई विल डिस्कस इट विद यू। ठीक है, हाँ, यस,
हाँ, नवीनेश कुमार एनके, बेटा अपनी लिमिट में आ जाओ। हाँ, लिमिट में आ जाओ, नहीं उसी फाइल में घुसा करके मारा जाएगा तुमको, जिस फाइल की बड़े तुम चर्चे कर रहे हो ना। हाँ, उसी फाइल में घुसा करके मारेंगे तुम्हें वहीं पे, समझ लेना बेटा, समझ जाओ। हाँ, सुधर जाओ थोड़ा सा। चलिए, अब आते हैं एडी करंट के बारे में। सर एडी करंट क्या होता है बेटा? अगर कोई भी क्वाइल है तो उस क्वाइल में आपने देखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो सकता है, लेकिन अगर कोई कंडक्टर रख दिया जाए सर तो क्या होगा? मान लो एक कोई ब्रिक रख दिया जाए, कंडक्टिंग मटेरियल का कोई मेटेलिक ब्लॉक रख दिया जाए सर तो क्या होगा? तो बेटा इस ब्लॉक से पास होने वाला मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज हो रहा है तो भी मैग्नेटिक फ्लक्स यहां पर चेंज होगा। भाई अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो भी यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज हो रहा होगा, और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें भी इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, इसमें भी इंड्यूस्ड करंट आएगा, और उसी इंड्यूस्ड करंट को हम लोग एडी करंट के नाम से जानते हैं। एडी करंट का मैग्नीट्यूड इतना ज्यादा होता है कि वो बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट को वेस्ट कराता है, बहुत ज्यादा हीट को वो वेस्ट कराता है। बात समझ में आ रहा है? तो यहां पर इसके जो एप्लीकेशंस वगैरह हैं वो मैंने लिख दिए हैं। इसके डिसएडवांटेजेस यही है कि यार ये एनर्जी को हीट के रूप में वेस्ट कराता है, तो एनर्जी के वेस्टेज का काम करता है, इसलिए कोई भी एडी करंट को पसंद नहीं करता। कोई भी ये नहीं चाहता कि एडी करंट हमारे सर्किट में आ जाए। एडी करंट हमेशा एनर्जी का क्या करेगा? लॉस ही करवाएगा। इज दैट क्लियर? जल्दी से बता दो यार, इज दैट क्लियर? फटाफट बता दो, चलो। हाँ, क्वेश्चन ले लो इस पर। कह रहे इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस द एडी करंट इफेक्ट इज नॉट यूज्ड? एडी करंट का इफेक्ट इनमें से किस पर यूज नहीं होता है? तो देखो, मैग्नेटिक ब्रेक, इलेक्ट्रोमैग्नेट, इंडक्शन फर्नेस सब में यूज होता है। सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रिक हीटर है जिसमें ये चीज यूज नहीं होती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक हीटर का जो प्रिंसिपल है वो ये है, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। क्योंकि उसका एक हैवी रेजिस्टेंस होता है, उसमें जैसे जैसे आप करंट फ्लो कराते हैं उसके अंदर वैसे वैसे हीट जो है बढ़ती चली जाती है। फिर कह रहा है इन इंडक्शन फर्नेस हीट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू एडी करंट। इंडक्शन फर्नेस जो होता है उसमें जो हीट प्रोड्यूस होती है वो सिर्फ और सिर्फ एडी करंट की वजह से ही प्रोड्यूस होती है। राइट है? हाँ, बोले यार। चलिए, ग्रेट। अगला क्वेश्चन कह रहा है एडी करंट आर प्रोड्यूस्ड इन एनी मेटेलिक कंडक्टर व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स इज चेंज्ड अराउंड इट। अब ये तुम सोचो सही है गलत है? कह रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिटरमाइंस द फ्लो ऑफ चार्ज। अब ये भी तुम सोचो सही है या गलत है, और सभी लोग जरा आंसर बताओ कौन सा ऑप्शन यहां पर सही होना चाहिए। दो स्टेटमेंट्स हैं, कौन सा ऑप्शन यहां पर सही होना चाहिए? फटाफट देखिए और बेटा आंसर करिए। हाँ जी, चलो। स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू अगर ध्यान से देखो तो स्टेटमेंट वन भी हमारा बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है कि एडी करंट जो है वो मेटेलिक कंडक्टर में आता है जब मैग्नेटिक फ्लक्स वहां चेंज होता है। और स्टेटमेंट टू भी सही है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो फ्लो ऑफ चार्ज को डिटरमाइन करता है, कि पॉजिटिव चार्ज हमेशा हाई पोटेंशियल से लो में फ्लो होता है, ये बात इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही बताता है। लेकिन दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है, तो स्टेटमेंट वन भी सही है, स्टेटमेंट टू भी सही है, लेकिन दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। 27% बच्चों ने इस चीज को सही किया है, बहुत सारे बच्चे इस चीज में कंफ्यूज हो गए हैं। बेटा एडी करंट का कंसेप्ट तो सिंपल है, यहां पर सही है बिल्कुल। ये चैप्टर 2 में तुम पढ़ चुके हो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो फ्लो ऑफ चार्ज की डायरेक्शन बताता है। पॉजिटिव चार्ज हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, और निगेटिव चार्ज हमेशा लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ ही फ्लो करता है ना? तो ये फ्लो ऑफ चार्ज की डायरेक्शन को बताता है, नो डाउट, लेकिन दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, बट दे आर नॉट रिलेटेड। अब यहीं पर एक आखिरी टॉपिक आता है इस चैप्टर का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का आखिरी टॉपिक आता है, एंड दैट टॉपिक इज जनरेटर। किसी भी जनरेटर का सोचो कंसेप्ट क्या है। जनरेटर को स्टार्ट करने का तरीका भी क्या होता है? एक हैंडल लगता है, हैंडल को लगा करके ऐसे ऐसे घुमाते हैं, जैसे ही घुमाते हैं और खींच लेते हैं, फिर हैंडल जो है मतलब जो जनरेटर है वो स्टार्ट हो जाता है।
यानी कि हम हैंडल लगाकर किसी चीज को घुमा रहे होते हैं। जब कोई चीज को घुमाते हैं तो जनरेटर स्टार्ट होता है और वो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करने का काम करता है। सेम वही काम यहां पर है। क्या कि अगर ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ये मैग्नेट का साउथ पोल है, और उस मैग्नेट के पोल्स के बीच में आपने एक कॉइल रखी है ना, जैसे ही इस कॉइल को हम रोटेट कराते हैं, इस कॉइल से पास होने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल समझिएगा, जैसे ये मान लो कॉइल है, यहां तो रेक्टेंगुलर कॉइल है, मैं मान लो सर्कुलर कॉइल से तुम्हें समझा रहा हूं। ठीक बेटा, इमेजिन करना मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है। जब ये कॉइल ऐसे है, बोलो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है इस कॉइल से, सही है। जैसे जैसे मैं इसको ऐसे 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 मैं घुमाऊंगा, बोलो इस कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड कितनी पास हो रही है? 0 के बराबर, बिल्कुल पास नहीं हो रही। अब फिर बढ़ेगी 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 बढ़ेगी, मैक्सिमम फील्ड पास हो रही है, फिर घटेगी 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 घटेगी, 0 मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है, फिर बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा है, फिर 0 फ्लक्स हो गया, फिर मैक्सिमम फ्लक्स हो गया, फिर 0 फ्लक्स हो गया। यानी कि जब आप इस कॉइल को ऐसे 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 घुमाते रहेंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स लगातार चेंज होता ही रहेगा बेटा, कंटिन्यूअसली वो चेंज होता रहेगा। उस मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है, और उस इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला होता है NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी। यहां पर इसी NBA ओमेगा को ई नॉट बोल देते हैं। तो ई नॉट का मतलब हो गया नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड, एरिया और एंगुलर स्पीड ऑफ द कॉइल, NBA ओमेगा ये यहां पे रखते हैं। इसी इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से जो करंट आता है उसको ऑल्टरनेटिंग करंट के नाम से हम लोग जानते हैं। उसकी वैल्यू कितनी है? इट इज ई नॉट बाई आर इंटू साइन ओमेगा टी के बराबर। यानी करंट की जो वैल्यू है इट इज NBA ओमेगा डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस इंटू साइन ओमेगा टी। इसी को आप सीधे सीधे आई नॉट साइन ओमेगा टी भी लिख सकते हो। तो ये करंट की वैल्यू हो गई, ठीक, और ये वोल्टेज की वैल्यू हो गई। अगर कोई आपसे कहे कि यार इस वोल्टेज का जरा ग्राफ बनाओ, तो ग्राफ ऐसा है, क्यों? क्योंकि ये वोल्टेज साइन थीटा पर डिपेंड करता है। इधर टाइम ले लूं अगर मैं, या इधर मैं सीधे सीधे ओमेगा टी ले लूं, और इधर की तरह मैं ईएमएफ ले लूं, तो ईएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू ई नॉट, मिनिमम वैल्यू माइनस ई नॉट। और सेम इसी तरीके का ग्राफ यहां पर करंट का बनेगा, सेम इसी तरीके का ग्राफ यहां पर करंट का बनेगा। इधर ओमेगा टी ले लीजिए, इधर आप करंट ले लीजिए, करंट का मैक्सिमम वैल्यू आई नॉट, करंट का मिनिमम वैल्यू माइनस आई नॉट, राइट। तो सेम पैटर्न पे करंट भी आएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर जो वोल्टेज है और यहां पर जो करंट है वो साइन ओमेगा टी पर डिपेंड करता है। और साइन थीटा का ग्राफ ऐसा ही होता है, आधी साइकिल में पॉजिटिव, आधी साइकिल में निगेटिव। तो दिस इज द बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ एसी जनरेटर, ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। क्या? मैग्नेटिक फील्ड में जब कॉइल को रोटेट कराओगे तो उस कॉइल से पास होने वाला जो फ्लक्स है बेटा वो लगातार चेंज होगा, और जब फ्लक्स चेंज होगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा और इंड्यूस्ड करंट भी आएगा। तो बस यही करंट ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर जो है वो प्रोड्यूस करता है। एसी जनरेटर इसी करंट को बेटा प्रोड्यूस करने का काम करता है। अब इस पर एक क्वेश्चन आया, क्या कह रहा है? फ्लैट कॉइल ऑफ 500 टर्न्स, यानी नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो गए? 500। ईच ऑफ एरिया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी एरिया हो गया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, रोटेट्स इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस। तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड है 0.14। फिर कह रहा है अबाउट एन एक्सिस नॉर्मल टू द फील्ड एट एन एंगुलर स्पीड ऑफ 150 रेडियन पर सेकेंड। एंगुलर स्पीड भी गिवन है। कह रहा है कॉइल हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम, तो इसका अपना रेजिस्टेंस भी गिवन है। कह रहा है इंड्यूस्ड ईएमएफ इज अप्लाइड टू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम। एक कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है 10 ओम का, उसमें उसको लगाया गया है। कह रहा पीक करंट थ्रू द रेजिस्टेंसेस। पीक करंट कितना होगा? पीक करंट का मतलब पीक ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस कितना होगा? R1 प्लस R2। भाई एक रेजिस्टेंस तो एक्सटर्नल वाला है और एक रेजिस्टेंस कॉइल का अपना खुद का रेजिस्टेंस है, दो रेजिस्टेंसेस हैं, तो ईएमएफ डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। अब बात आई सर ईएमएफ कितना होगा? तो बेटा ईएमएफ का फॉर्मूला होता है ना NBA ओमेगा, सारी चीजें गिवन है, डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 कर दो, बस आई थिंक हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। तो n कितना हो गया? 500 के बराबर। मैग्नेटिक फील्ड भैया कितनी हो गई? 0.14 के बराबर। एरिया कितना हो गया? 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है बेटा, 10 की पावर -4 कर दो तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा। और ओमेगा जो है वो 150 के बराबर है, इट इज 150 रेडियन पर सेकेंड।
R1 प्लस R2 का मतलब क्या हुआ, R1 है 5 ओम और R2 है हमारा 10 ओम, सो दिस विल बिकम 5 प्लस 10 यानी कि 15 ओम। 5 प्लस 10 यानी कि 15 ओम। ये 15 इसको कैंसिल करेगा और इसको 10 बना देगा। तो मेरे प्यारे बच्चों जरा इसको सॉल्व करो, सॉल्व करो, सॉल्व करो, क्या आएगा बताओ क्या आएगा। तो दिस विल बिकम 500 इंटू 0.14, 500 इंटू 0.14 मल्टीप्लाइड बाई 50 मल्टीप्लाइड बाई 10 है तो ये 10 की पावर -3 बन जाएगा। 3500 इंटू 10 की पावर -3 यानी कि 3.5 एम्पियर इज द राइट आंसर। 3.5 एम्पियर इज द पीक वैल्यू ऑफ करंट। पीक मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। इसी को करंट का एम्पलीट्यूड बोलते हैं, इसी को पीक वैल्यू ऑफ करंट भी हम लोग बोलते हैं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से पीक ईएमएफ निकाला एनबी ओमेगा डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस कर दिया हम लोगों ने। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। फटाफट सभी लोग बता दो, क्या ये क्वेश्चन एकदम बढ़िया मस्ती से समझ में आ गया आपको? बताओ, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन अगर आपको मिलेगा तो ये 4 लाइन देख के डरना नहीं है, अरे यार ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। नहीं नहीं नहीं, डरना नहीं है। जो क्वेश्चन में दे रहा है पहले डेटा को लिखिए। जब आप डेटा लिखेंगे अपने आप दिमाग चलना शुरू होगा कि भाई ये तो एन दिया है, बी दिया है, ए ओमेगा सब दिया है, ये वाला फॉर्मूला लगा दो, काम खत्म, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों फॉर्मूला रटे रहना, जितने फॉर्मूले हैं चैप्टर में वो एकदम रटे होने चाहिए आपको। फॉर्मूला शीट उसके लिए आपको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना पड़ेगा। रोज रोज फॉर्मूला शीट रिवाइज करो और फॉर्मूला शीट का पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी पड़ा हुआ है, वहां से रोज का रोज आप फॉर्मूला शीट रिवाइज करिए ताकि आप लोग को फॉर्मूला रटा हो। फॉर्मूला रटा होगा तो बेटा न्यूमेरिकल को सही करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। राइट है, क्लियर है। फिर एक आखिरी बात हम लोग थोड़ी सी और कर लें। कह रहा है कि अगर दो इंडक्टर्स को आप पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे तो ये वाला फॉर्मूला है, और अगर सीरीज में कनेक्ट कर देंगे तो ये वाला फॉर्मूला है। यानी कि इंडक्टर्स के कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला वैसा ही होता है जैसा रजिस्टर के लिए होता है। रजिस्टर में भी सीरीज में होता तो R1 प्लस R2, पैरेलल में होता तो ये वाला फॉर्मूला हम लगाते। तो जैसा फॉर्मूला रेजिस्टेंस के लिए सेम वैसा ही फॉर्मूला इंडक्टर के लिए भी लगाया जाता है। अब अगर मैं तुमसे कहूं कि यार ये जो तीनों हैं, इन तीनों का अगर इंडक्टेंस 3 हेनरी के बराबर है, 3 हेनरी 3 हेनरी 3 हेनरी, तो आपको बताना है कि इक्विवेलेंट इंडक्टेंस की वैल्यू क्या होगी। अगर तुम्हें इस तरह के 3 रजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन अगर समझ में आता है तो तुम इन तीनों का भी कॉम्बिनेशन बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो। बताओ बताओ बेटा। बस क्लास एंड होने वाली है, 2:15 तक क्लास एंड हो जाएगी, डोंट वरी, है ना। हाँ, दीपक कह रहे हैं सर ओमेगा रेडियन पर सेकंड में ही होना चाहिए। हाँ बेटा, ओमेगा जो होता है उसका फॉर्मूला दीपक होता है 2πf। अगर केवल फ्रीक्वेंसी है तो ये फ्रीक्वेंसी होती है पर सेकंड में, है ना, पर सेकंड, और 2π एंगल है तो ये होता है रेडियन, तो ये बन गया रेडियन पर सेकंड। तो ओमेगा का यूनिट हमेशा रेडियन पर सेकंड ही होना चाहिए। फिलहाल इस क्वेश्चन में मैं तुम्हें हिंट दे सकता हूं कि ये जो 3 कॉइल्स हैं ये तीनों कॉइल्स पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। ये तीनों कॉइल्स पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, ये मैं आपको हिंट दे सकता हूं। ऑल दीज 3 कॉइल्स आर इन पैरेलल। ये 3 के तीनों कॉइल्स पैरेलल में कंबाइंड है, और पैरेलल का फॉर्मूला 1/L इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। यहां से L की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 हेनरी के बराबर। यानी फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन होगा। आइए देखते हैं कितने बच्चों ने सही किया है। तो 34% से ज्यादा बच्चों ने फर्स्ट वाले ऑप्शन को टिक किया था। भाई साहब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। सर कैसे पता? अगर मैं इस पॉइंट का नाम ए बोलूं तो इसका पोटेंशियल वी हो गया। अब इस पॉइंट से जितने भी कनेक्टेड हैं उन सब का पोटेंशियल वी हो गया। तो इधर भी पोटेंशियल वी है, इधर भी पोटेंशियल वी है। भाई देखो, इससे कनेक्टेड था वी पोटेंशियल, इधर से ले आए, ये दोनों कनेक्टेड है, इनका भी पोटेंशियल वी हो गया। अगर इस पॉइंट को बी नाम दे दें तो इसका पोटेंशियल वी भी हो गया। तो इधर का पोटेंशियल वी भी, और इससे कनेक्टेड ये दोनों हैं तो इन दोनों का भी पोटेंशियल वी भी हो गया। अब कोई अगर आपसे पूछे कि भैया ये पहला कॉइल है, इस कॉइल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बता दो, तो आप कहेंगे सर VA माइनस VB। ये दूसरा कॉइल है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बता दो तो फिर से आप कहेंगे सर VA माइनस VB। इसमें पूछे इसके अक्रॉस बता दो तो अगेन VA माइनस VB। यानी कि तीनों कॉइल्स के अक्रॉस
क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस सेम है इसलिए ये तीनों कॉइल्स पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड मानी जाएंगी। ठीक है, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो आंसर फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इस चैप्टर में बस इतनी ही चीजें हैं। आपका काम फिर से वही है, क्या लेक्चर का रिवीजन आपको करना है और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करनी है। मेरे प्यारे बच्चों, ये दो काम अगर आप कर रहे हैं तो आप समझो आप बिल्कुल सही ट्रैक पर हैं। ये चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में इतना ही है, बहुत छोटा सा चैप्टर है। अगला चैप्टर हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट होगा जो हम अगले लेक्चर में करेंगे, आज के लेक्चर में हम लोग उसको नहीं करेंगे, है ना। तो ऋषभ कह रहे हैं सर मैं बांदा से हूं, चलो बढ़िया है भाई, तो मुलाकात होगी ऋषभ भाई शाम को, है ना। चलिए, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। मेरे प्यारे लाल बाल गोपाल, सभी लोग जब लेक्चर ओवर होता है तो थोड़ा कमेंट्स में बताया करो यार कि लेक्चर कैसा लगा। तुम लोग लेक्चर देख के बंद निकल लेते हो, तुरंत भागते हो भुक्कड़ों की तरह, है। भूख इतनी तुम लोग को लगी रहती है कि सर बस भागो तुम यहां से, हम बस ठूसने जा रहे हैं, है? भाई थोड़ा कमेंट्स वमेंट्स क्या करो, बताया करो कैसा चल रहा है? तो जीवेंद्र जी हैं सबसे आगे, उसके बाद दीपक है, फिर कृतिका है, दीक्षा, तरुण, यथार्थ, वैशाली, संचित एंड विष्णु एंड तमन्ना। तो दीज आर स्टूडेंट्स जिन्होंने मैक्सिमम क्वेश्चंस को यहाँ पर सही किया है। हम लोग मिलेंगे यार अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गॉड ब्लेस। ठीक, सैटरडे को मेरी एक क्लास है, उसमें जरूर आइएगा आप सभी लोग, सैटरडे यानी कि कल। ठीक है, सीयूईटी वाला यूट्यूब चैनल पर, उसमें मैं आपको 4 चैप्टर्स बढ़िया से पढ़ाऊंगा और क्वेश्चंस की ढेर सारी प्रैक्टिस कराऊंगा। तो सभी लोग कल वाली उस क्लास में जरूर आइएगा। ठीक है, आई थिंक 2 बजे से क्लास होगी सीयूईटी वाला यूट्यूब चैनल पर। ठीक है जी, और